तो हेलो दोस्तों, चलो आज मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ। ये बात है मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान के शहर फरगान की, जहाँ का हुक्मरान उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा एक फरगान की गद्दी पर बैठा वो सुल्तान था जिसकी बेगम कुतलुग निगार खानम। बात है 14 फरवरी 1483 की, जब कुतलुग निगार खानम एक सुल्तान को जन्म देती हैं जिनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। जी हाँ दोस्तों, आप इनके बारे में काफी जगहों पे सुने होंगे या किताबों में पढ़े होंगे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये वही शख्स हैं जो भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। जो सल्तनत इतनी मजबूत थी कि कई सौ सालों तक कायमो दायम रही। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात करें तो वो अपने पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था और अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सगाई तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र में ही हो गई थी उनके चाचा अहमद मिर्जा की बेटी आयशा सुल्तान के साथ। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा का इंतकाल 1494 ईस्वी में हो जाता है, जिसके बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फरगान की गद्दी पर बैठ जाते हैं। फरगान की गद्दी पर बैठते वक्त जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की उम्र कम से कम 11 से 12 साल ही थी। फरगान की गद्दी पर बैठने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने आप में बहुत ताकतवर और बहुत हौसले वाला इंसान समझ रहे थे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने सोचा कि कुछ कर दिखा, तो उन्होंने एक शहर समरकंद को हासिल करने की कोशिश की। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने समरकंद पर तकरीबन 2 बार हमला किया। पहला हमला 1497 में किया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने समरकंद पर तकरीबन 7 महीने तक घेराबंदी लगाई रही, तब तक कि शहर पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया। फिर भी उन्हें हार मिलती है उन्हें सुल्तान अली मिर्जा की तरफ से। सुल्तान अली मिर्जा समरकंद के एक हुक्मरान थे जिन्होंने जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को अपने तरफ से शिकस्त दी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हार गए और समरकंद से उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसी बीच 1500 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने आयशा सुल्तान के साथ निकाह कर लिया और 1501 में समरकंद पर दूसरा हमला के लिए तैयार। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर समरकंद पर दूसरी हमले के लिए वो 3000 सिपाही के साथ निकले सराय पुल में, जहां दूसरी तरफ मोहम्मद शैबानी खान 20,000 सिपाही के साथ वहां मौजूद था। ये तो जाहिर सी बात है कि 20,000 सिपाही 3,000 को तो यूं ही कुचल देंगे। बात ऐसी ही हुई और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दोबारा भी हार तस्लीम करते हुए वो समरकंद को छोड़ बैठे और अपने फरगान की गद्दी पर वापस आ गए। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के यहाँ एक और तूफान आने वाला था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की पहली बीवी आयशा सुल्तान से एक बेटी पैदा हुई 1501 में, जिसका नाम फखरुन्निसा था, जो तकरीबन 30 से 40 दिन की ही थी कि उनका इंतकाल हो गया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की पहली बेटी के इंतकाल के बाद आयशा सुल्तान का जहीरुद्दीन बाबर से तलाक हो जाता है 1503 ईस्वी में। इसी के बाद बाबर ने अपने आप को संभाला और 1504 में उसने काबुल पर हमला करने की सोची। ऐसी ही बात है काबुल की, जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के चचेरे भाई अब्दुल रज्जाक मिर्जा का था, जहां मुकीम बेग अरगुन, जो कंधार के शासक धूल नून अरगुन का बेटा था, वो काबुल की गद्दी अब्दुल रज्जाक मिर्जा से छीन लेता है और वहां खुद शासन करने लगता है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वहां काबुल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता और तीसरे हमला, जो अपने जिंदगी में तीसरा हमला करने वाला था, क्या काबुल उसे मिल जाएगा? तो हाँ, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को काबुल पर 1504 में हमला किया और उसे कामयाबी भी मिली और काबुल पर वो अपना हक जमा लिया, अपना शासन कायम कर दिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को इसी के जरिए जाना जाता है कि पहला साम्राज्य वो उसने काबुल पर ही हमला करके बनाया था। काबुल जीतने के बाद मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने दूसरी शादी की जैनब सुल्तान बेगम से, जिनका कुछ सालों बाद चेचक की बीमारी से इंतकाल हो जाता है 1506 में। लगभग उसके बाद
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने तीसरी शादी की माहम बेगम से 1506 में ही। इसके बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने काबुल की जीत में ही अपनी जीत का जश्न मनाते हुए यही सोचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें भारत की तरफ जाने का मौका मिला। वो हिंदुस्तान में आना चाहते थे, वो हिंदुस्तान में आ ही गए। वो आने के बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हम शुरू से बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट करना नहीं भूलें।